हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं मार्क्सिस्ट अप्रोच। इससे पहले हम लिबरल अप्रोच कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये 7 to 8 पॉइंट्स है, मैंने अपने टाइम पे लिखे थे व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर। तो एग्जाम से पहले कि अगर क्वेश्चन आता है तो मैं ये 7 to 8 पॉइंट्स लिख के आने वाली हूँ। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पहले इंट्रोडक्शन में एज सच कुछ इतना खास है नहीं, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है ये क्या है। एक वे है सोसाइटी को स्टडी करने का। एक सेकेंड। मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या है? एक वे है सोसाइटी को स्टडी करने का। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म अप्रोच दी किसने थी? कार्ल मार्क्स ने। ये ए है, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने मार्क्सिस्ट अप्रोच दी थी, ठीक है। अब बेसिकली ये अप्रोच आई क्यों थी? ये अप्रोच आई थी क्योंकि सोसाइटी में बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। और कौन कर रहा था एक्सप्लॉयटेशन? जिन लोगों के पास रिच क्लास जो है ना, जिन लोगों के पास पैसा है, वो लोग जो है क्या करते? एक्सप्लॉयटेशन करते थे। तो उसके एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में ये अप्रोच जो है कार्ल मार्क्स ने दी थी। सेकेंड इज मीनिंग एंड स्कोप ऑफ मार्क्सिस्ट अप्रोच। ठीक है, तो पहले मैं एक सिंपल वे में बता देती हूँ, स्ट्रक्चर लैंग्वेज में। उसके बाद जो है बुकिश लैंग्वेज पढ़ेंगे। देखो मार्क्सिज्म में क्या है ना, जो कार्ल मार्क्स है इन्होंने दो टाइप के ग्रुप्स बताए ना सोसाइटी। ठीक है, कैसे ग्रुप्स? पहला है बर्गिस क्लास, दूसरा है प्रोलिटरेट क्लास। बर्गिस क्लास में कौन लोग हैं? जो रिच लोग हैं, ठीक है। लैंड ऑनर्स हो गए, यानी कि अगर जो जिनकी जमीनें हैं, ठीक है। प्लस प्रोलिटरेट क्लास में कौन है? लेबर क्लास, ठीक है, वर्किंग क्लास। जो क्या है? गरीब लोग हैं, ठीक है। जो क्या कर रहे हैं? उनके जो लैंड्स हैं, जो ये रिच हैं, इनकी जो लैंड है या इनकी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनमें काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कौन है? वर्किंग क्लास है, लेबर क्लास है, ठीक है। तो ये दो टाइप का डिवीजन जो है कार्ल मार्क्स ने बताया है। अब इस डिवीजन बताने से क्या मतलब, क्या कंक्लूजन है, क्यों दिया है ये डिवीजन? ये डिवीजन ये दिखाता है कि कैसे जो सोसाइटी है वो डिवाइडेड है बिटवीन टू क्लासेस, ठीक है। और ये जो बर्गिस क्लास है ये कैसे जो है प्रोलिटरेट क्लास का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। कैसे एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है? भाई सारी जो जमीन है वो तो इनके हाथ में है, ठीक है। बड़ी बड़ी जो भी इंडस्ट्रीज हैं, जो बड़ी बड़ी सब चीजें किसके हाथ में है? इनके हाथ में है। किसके हाथ में? बर्गिस क्लास के हाथ में। कौन सी क्लास है ये? जो ओन करती है सब चीज को, ठीक है। जो ये प्रोलिटरेट क्लास है, लेबर क्लास है, सब चीज के लिए किस पे डिपेंड हो गया? बर्गिस क्लास के ऊपर, ठीक है। क्योंकि अगर काम देगा इन्हें तो कौन देगा? वर्गिस क्लास तो देगी। जो ये रिच क्लास है यही तो इन्हें काम देगी। तो जो प्रोलिटरेट क्लास है वो हर चीज के लिए डिपेंड होगी वर्गिस क्लास के ऊपर, ठीक है। तो ये जो ऑनर वर्गिस क्लास है, जो रिच क्लास है, रिच लोगों की जो एक प्रॉपर कैटेगरी है, इन लोगों ने क्या कर दिया? एक्सप्लॉइट करना लेबर क्लास को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से स्टार्ट कर दिया। इसी एक्सप्लॉइटेशन को हाईलाइट करती है मार्क्सिस्ट अप्रोच, ठीक है। लेटर ऑन, अब देखो यहां से हम थोड़ा बुकिश पढ़ लेते हैं पहले। द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव अंडरलाइन द रिलेशनशिप बिटवीन क्लास एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। यानी ये जो वर्किंग क्लास है इसके बीच में एज वेल एज अदर एस्पेक्ट। अदर एस्पेक्ट क्या है सोसाइटी के? स्टेट, कल्चर, रिलीजन, ये सब क्या है? अदर एस्पेक्ट है सोसाइटी के। इन बीच में, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको कौन हाईलाइट करता है? मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, ठीक है। अब कोर जो है मार्क्सिस्ट अप्रोच का ये है कि टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर। देखो बेस क्या है? क्लास, ये जो लेबर क्लास है। सुपर स्ट्रक्चर क्या है? ये जो पॉलिटिक्स हो गए, अदर डायमेंशंस ऑफ सोसाइटी, स्टेट, पॉलिटिक्स, कल्चर, रीजन, ये क्या है? सुपर स्ट्रक्चर। इन दोनों के बीच का रिलेशन कौन दिखाती है? मार्क्सिस्ट अप्रोच दिखाती है, ठीक है। अब देखो इसमें मार्क्सिस्ट अप्रोच में भी हमें आगे जाके दो जो है देखने के लिए मिलते हैं डिवीजन, क्लासिकल मार्क्सिस्ट और नियो मार्क्सिस्ट, ठीक है। क्लासिकल मार्क्सिस्ट जो है वो प्रायोरिटी देते हैं टू क्लास स्ट्रगल ओवर नॉन क्लास इश्यूज। यानी कि ये बोलते हैं जो क्लासिकल मार्क्सिस्ट के जितने भी स्कॉलर्स हैं जो क्लासिकल मार्क्सिस्ट अप्रोच को फेवर करते हैं, उनका कहना ये था कि भाई जो मेन जो हमारा प्रायोरिटी वो क्या है? क्लास स्ट्रगल है। क्लास स्ट्रगल मीन्स जो ये जो वर्किंग क्लास के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना, ये है, ठीक है। ये अदर एस्पेक्ट जो है सोसाइटी के, पॉलिटिक्स, कल्चर, रिलीजन, इन सबको नजरअंदाज करते हैं या नहीं इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। फिर नई अप्रोच आई एक नियो मार्क्सिस्ट, ठीक है। नियो मार्क्सिस्ट जो है दोनों चीजों को क्या देते हैं? प्रॉपर प्रायोरिटी देते हैं। यानी कि क्लास स्ट्रगल तो इम्पोर्टेंट है ही, प्लस जो अदर एस्पेक्ट है सोसाइटी के उनको भी स्टडी करना इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब कुछ स्कॉलर्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इसमें से 2 से 3 जो है याद कर लेना, जो भी आपको याद हो उसके हिसाब से। नेक्स्ट है मार्क्सिस्ट अप्रोच एंड पॉलिटिकल साइंस इन इंडिया। अब इंडिया में कैसे हम मार्क्सिस्ट अप्रोच को अप्लाई करते हैं?
ठीक है। Both type of Marxist approach, classical and neo Marxist, have been applied to study Indian politics. यानी दोनों टाइप की जो अप्रोच है वो इंडियन पॉलिटिक्स को स्टडी करने के लिए अप्लाई की गई है। नेक्स्ट इज, since the principal concern of the Marxist approach is to explain class relation and role of the state, principal issues addressed in this approach include changing class relation, movement of peasant and working class role, and nature of the state, including the relationship between the state and various classes. देखो, क्योंकि हमने पहले क्या देखा कि जो प्रिंसिपल कंसर्न है, मेन प्रायोरिटी है वो जो मार्क्सिस्ट अप्रोच की, वो क्या है, क्लास रिलेशन, यानी ये जो वर्किंग क्लास है, जो लेबर क्लास है, इनके रिलेशन कैसे हैं, ठीक है, इन ये कैसे जो है सोसाइटी में ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, क्या इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है, इस सब चीज को हम समझ रहे हैं। तो जब इंडियन एक्सपेक्ट में हम देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, स्टेट और स्टेट मीन्स जो गवर्नमेंट है उसके बीच में, प्लस ये जो क्लास है, लेबर क्लास हो गया। अब देखो इंडिया में ओनली खाली इंडस्ट्रीज तो है नहीं कि खाली लेबर क्लास होगा, इंडिया में पीजेंट्स भी हैं, ठीक है, तो लेबर और पीजेंट्स का रिलेशन प्लस स्टेट के रिलेशन, लेबर क्लास के साथ कैसे हैं, स्टेट के रिलेशन पीजेंट क्लास के साथ कैसे हैं, ठीक है, तो ये सब हम इंडियन जो है अप्रोच में, मार्क्सिस्ट अप्रोच इन इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है, इसमें हम देखते हैं। सिंस द 1980s, a new strand of neo-Marxist approach was added by historian. 1980s के टाइम पे ये न्यू अप्रोच है, न्यू मार्क्सिस्ट, जो कि दोनों चीज पे इक्वली इंपॉर्टेंस देती है, बेस एज वेल सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। रंजीत गुहा इन्फ्लुएंस बाय ग्रामसी, अब ये इंडियन है, इंडियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जो कि इन्फ्लुएंस थे ग्रामसी के वर्क से, ठीक है, ग्रामसी एक बहुत बड़े स्कॉलर है, ठीक है, और इन्होंने जो है न्यू मार्क्सिस्ट अप्रोच को स्टडी किया इंडियन उसमें, ठीक है, इंडियन सोसाइटी में अप्लाई करके। बस इतना ही याद रखना है, दैट्स इट, और ज्यादा कुछ नहीं। देखो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्क्सिस्ट अप्रोच, जो कि मैं आपको बता चुकी कि एक इक्वालिटी की तरफ जो है इनका एम्फेसिस बहुत ज्यादा था, कि ये एक इगैलिटेरियन सोसाइटी चाहते थे कि जहां पे जो वर्किंग क्लास है, जो लेबर क्लास है, वो भी इक्वली रहे, जैसे बर्गिस क्लास जो रिच लोग रह रहे हैं ना, बिल्कुल इक्वल हो, यानी कोई अमीर ना हो कोई गरीब ना हो, ठीक है, ये डिवीजन ना हो सोसाइटी में, ये ऐसा चाहते थे। प्लस जो रिसोर्सेज है ना वो सबके पास इक्वल हो, रिसोर्सेज कैसे, लैंड हो गया है ना, कैपिटल हो गया, ये सब चीजें क्या हो, इक्वल हो लोगों के पास, ठीक है, इसमें डिवीजन ना हो, या इसमें ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के पास ज्यादा हो और कुछ लोगों के पास कम हो, ठीक है। अब देखो लिबरल अप्रोच, जिसने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा वो इजीली ये क्वेश्चन कर लेगा कि लिबरल अप्रोच और मार्क्सिस्ट अप्रोच में क्या डिफरेंस है। सेकंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल मार्क्सिस्ट और न्यू मार्क्सिस्ट, देखो मैंने अभी बताया पीछे, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन उठ के आते हैं इग्नू में, ये जो थ्योरी के बीच में जो क्वेश्चन होते हैं ना चैप्टर के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लास रिलेशन क्या है, क्लास रिलेशन क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टू स्टडी मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, ठीक है, दे इंडिकेट द पैटर्न ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, पैटर्न ऑफ डूइंग वर्क। देखो ये पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला, मैं सिंपली बता देती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लास रिलेशन का मतलब क्या है, क्लास रिलेशन हम देखते हैं सोसाइटी में ये जो वर्किंग क्लास है ये कैसे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, कैसे ऑपरेट कर रहा है। अब देखो अगर गुड्स बनाने हैं कोई, अगर कोई गुड्स बनाना है, कोई कमोडिटी प्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कि भाई जिससे हम प्रोड्यूस करेंगे। अगर एक कपड़ा बनाना है तो उससे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एक लैंड होना चाहिए, जिसपे एक फैक्ट्री होनी चाहिए, ठीक है, इंडस्ट्री होनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है, फिर उस इंडस्ट्री में काम करने वाला लेबर होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल मतलब मशीनरी वगैरह, मशीनरी होनी चाहिए, प्लस रॉ मटेरियल होना चाहिए, एक कपड़े को बनाने के लिए धागा होना चाहिए, ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होती है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होती है। अब यहाँ पे क्या बताने चाह रहे हैं, मार्क्सिस्ट अप्रोच में हम क्या देख रहे हैं कि जितना भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, इन सबको कौन होल्ड कर रहा है, जो बर्गिस क्लास है, यानी जो रिच क्लास है वो होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो अब जो रिच क्लास है वो अपने हिसाब से जो क्या कर रहा है, जो प्रोलेटेरिएट क्लास है उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, क्योंकि सब चीज किसके हाथ में है, जो रिच क्लास है उसके हाथ में है, ठीक है। तो जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है उसमें यही कहना है कि ये जो पूरा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, ये भी क्या हो, इक्वल हो, यानी कि सबके पास इक्वल रिसोर्सेज हो, ठीक है, जिससे वो अपना मैक्सिमम बेनिफिट
ऑक्यूपाई कर पाए। मैक्सिमम बेनिफिट मीन्स यानी कि किसी एक पर्सन के हाथ में या किसी एक कैटेगरी के हाथ में बेनिफिट ना आ जाए, सब लोगों के पास बेनिफिट जाए। ठीक है। देखो नेक्स्ट है मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव एंड क्लासेस इन रूरल एरिया। अब हमें देखना है कि जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है ये इंडियन सोसाइटी में कैसे अप्लाइड होती है। ठीक है। बेसिकली आपने जब कॉलोनियल टाइम का अगर पढ़ा होगा, हिस्ट्री वगैरह अगर किसी के पास होगी या पहले भी पॉल साइंस पढ़ी होगी, तो कॉलोनियल टाइम में क्या था, डिफरेंशिएशन था सोसाइटी में या डिवीजन था सोसाइटी में, जिसको नॉर्मली हम कैसे देखते हैं कि भाई क्या होते थे, जमींदार होते थे, है ना, उनके पास क्या होती थी, लैंड्स होती थी। ठीक है। पीजेंट्स होते थे या लैंडलेस पीजेंट होते थे, यानी कि एक पीजेंट होते थे जिनके पास कुछ जमीन है। ठीक है। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है। ठीक है। लैंडलेस पीजेंट वो होते थे जिनके पास कोई भी जमीन नहीं है। ठीक है। तो ये दो टाइप के पीजेंट्स होते थे। एंड थर्ड होते थे जमींदार। जमींदार होते थे जिनपे बहुत सारी जमीन है। ठीक है। गांव के गांव जिनके अंडर में है। तो जमींदार क्या करते थे, टैक्स वसूलते थे, किससे, पीजेंट से। ठीक है। तो धीरे धीरे क्या देखने के लिए मिल रहा था, जो जमींदार थे वो टैक्स बढ़ाते जा रहे थे, और जो पीजेंट्स थे ना वो टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे। अब टैक्स पे ना कर पाने के बहुत सारे कारण थे, जैसे कि क्रॉप फेलियर हो जाना, ठीक है, फसल का खराब हो जाना, सूखा पड़ जाना, बारिश हो जाना, ठीक है, बहुत सारे रीजन। नेक्स्ट इज, अब बुकिश लैंग्वेज में अगर हम देखें तो यहाँ पे बोला गया, अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट अप्रोच द क्लासेस इन एग्रीकल्चर इन इंडिया हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। हु ऑन द लैंड, जैसे कि देखो जो लैंड को ऑन करा, जैसे कि जमींदार हो गए। ठीक है। जमींदार क्या करते थे, यहाँ पे लैंड ओनर्स होते थे, ये जो रिच क्लास हो गई। ठीक है। पहला कैटेगराइजेशन ये हो गया। सेकेंड इज हु वर्क्स इन द लैंड। लैंड पे वर्क कौन करता था, पुअर पीजेंट और लैंडलेस पीजेंट। ठीक है। नेक्स्ट, इन पर्सपेक्टिव को यूज करते हुए जो उत्सव पटनायक हैं, इन्होंने अपने एक वर्क में, जिस वर्क का नाम क्या था, पीजेंट क्लास डिफ्रेंसिएशन। ठीक है। इसमें क्या बताया, आइडेंटिफाई फॉलोइंग क्लासेस एंड एग्रीगेरियन सेक्टर इन हरियाणा इन इंडिया। अब इन्होंने हरियाणा का बेसिकली रीजन स्पेसिफिक जो है स्टडी की, हरियाणा की, और वहां पे बताया कि कैसे वहां पे रूरल रिच क्या है, लैंडलॉर्ड्स क्या है, बहुत ज्यादा अमीर है। ठीक है। और कुछ रिच पीजन भी है। रिच पीजन कौन से थे, जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन है। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने एक क्लास बताई, वो क्या थी, मिडिल पीजन। ठीक है। एंड रूरल पुअर, स्मॉल एंड पुअर पीजन एंड लैंडलेस प्रोलेटेड। यानी कि इन्होंने रिच में भी तीन डिवीजन बता दिए हैं कि भाई जो रिच क्लास है, यानी कि अमीर जो क्लास है, इसमें तीन क्लास है। पहली जो रूरल रिच, जो बहुत अमीर है, जिसमें आते हैं लैंडलॉर्ड, रिच पीजेंट्स, ठीक है, और मिडिल पीजेंट्स। और थर्ड, सेकंड कैटेगरी इन्होंने क्या बताई है, जिसमें गरीब है। ठीक है। गरीब पीजेंट हो गए, और एक टाइप पीजेंट्स का ऐसा है जिनके पास जमीन तक नहीं है। ठीक है। अब मैंने आपको बताई दी कि जो रूरल रिच है उनके पास क्या होती है, जमीनें होती हैं। उन जमीनों पर कौन काम करता है, ये पुअर पीजेंट, लैंडलेस पीजेंट। ठीक है। तो इन्होंने भी क्या बताया एक तरीके से कि सोसाइटी में क्या है, इंडियन सोसाइटी में भी क्या है, डिवीजन है अमीर और गरीब के बीच में। ठीक है। तो ये डिवीजन नहीं होना चाहिए। ये मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि जो सोसाइटी में क्या होनी चाहिए, सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, इगैलिटेरियन सोसाइटी होनी चाहिए, जहां पे सब लोग इक्वली हो। ठीक है। सबके पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हो, इक्वल हो। ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या देखना है कि यहाँ से द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव जनरली undermine the role of caste in identifying class. Moving away from this trend, a Marxist scholar Gil Omdawed in Land, Caste and Politics in India State अपने वर्क में ये बताते हैं कि this is true in both areas where capitalism and agriculture has developed, such as Punjab, Haryana, Western UP, Maharashtra and Gujarat, and as well as in feudal and backward states such as Bihar. देखो अब इसके बाद क्या है, ये अप्रोच समझने के बाद हमें ये देखना है कि इंडिया में क्या है, रिफॉर्म्स आए थे, लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स कैसे आए थे कि भाई जो जमींदार थे ना, उनके पास जो बड़ी बड़ी जमीन थी, उनको क्या कर दिया गया था, जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या कर दिया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। क्या कर दिया था, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। कहां पे रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, जो पुअर पीजेंट थे ना, जिनके पास लैंड नहीं है, उनको दे दी थी जमीनें। ठीक है। यानी कि इक्वली डिवीजन कर दिया था जमीन का, किसने, गवर्नमेंट ने। क्यों किया, पहले जो एक्सप्लॉयटेशन था ना, जो जमींदार जो पुअर पीजेंट्स को क्या कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे, इस एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करने के लिए किया गया था। ठीक है। ये रिफॉर्म्स लाने के बावजूद भी हमें
कुछ स्टेट ऐसे देखने के लिए मिले जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों आया था पता है ना सबको? ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था भाई? जहां पे हमें सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करनी थी, सेल्फ सफिशिएंट बनना था, यानी ग्रेन्स जो होते हैं, जो अनाज होता है, दाल वगैरह होती है, इन सब में सेल्फ सफिशिएंट बनना था, यानी कि हम किसी और देश पे डिपेंड ना रहे। ठीक है, तो इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन लाई थी गवर्नमेंट। ये आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला हम सब पढ़ रहे हैं, जब हमें आजादी मिल चुकी है, जब हमारे यहाँ प्रॉपर एक सरकार है जो गवर्न कर रही है पूरे कंट्री को। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में यह ध्यान रखना है कि कैसे हमने डिवीजन देखा। सेकंड ये ध्यान रखना है कि सरकार ने क्या लाई, लैंड रिफॉर्म्स लाई सरकार। ठीक है, थर्ड हमें याद रखना है कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन से कुछ जो स्टेट थी ना उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। ठीक है, कौन सी स्टेट थी? यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया और बिहार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जब बेनिफिट हुआ बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे भी हमें क्या है, डिवीजन देखने के लिए मिला इन सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट है मूवमेंट टू एंड द एक्सप्लॉयटेशन मूवमेंट बाय पीजेंट क्लास। ठीक है, यानी कि जो अब एक तो हमने पढ़ लिया कि ये पूरा कि डिवीजन क्या था, अब किस टाइप की मूवमेंट की। अब ऑब्वियसली बात है, अगर किसी का शोषण हो रहा है तो आवाज भी तो उठाई होगी peasants ने। तो Marxist perspective has been used to study movement of several sections of society in India. It has been used most prominently to study peasant और farmer movements. ठीक है, यानी जो Marxist approach है ये movements को भी study करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, देखो पीजेंट्स क्या होते हैं? नॉर्मल किसान। नॉर्मल किसान नहीं होगा यहाँ पे, पीजेंट्स होंगे नॉर्मल, यानी कि जिनके पास क्या है, लैंड नहीं है अपना। ठीक है, जो एक नॉर्मल किसान है बेसिकली। फार्मर्स क्या होते हैं? जिनके पास टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी मतलब जैसे कि फर्टिलाइजर का यूज उन्हें पता है। ठीक है, वो पुराने जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनसे खेती नहीं कर रहे। ठीक है, तो थोड़े जो एडवांस होते हैं वो होते हैं फार्मर्स। ठीक है, द प्राइम फोकस इन पीजेंट स्टडी हैज बीन टू आइडेंटिफाई क्लासेस इन एग्रीकल्चर, प्रोसेस ऑफ क्लास फॉर्मेशन, सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशन, टर्म्स ऑफ रेंट कलेक्शन, इंडेपेंडेंस। यानी कि इस अप्रोच में जो प्राइम फोकस था वो ये था कि जो पीजेंट्स हैं वो कैसे जो है फार्मिंग कर रहे हैं, कैसे वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं। ठीक है, उनकी सोशल कंडीशन क्या है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। इकोनॉमिक कंडीशन इन द सेंस कि क्या वो डेप्टनेस में है, मतलब क्या वो कर्ज में डूबे हुए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो पीजेंट्स के लिए क्या कर रही है। ठीक है, इस पूरी की स्टडी हम करते हैं मार्क्सिस्ट अप्रोच में। ठीक है, in India, the Marxist approach identify broadly following classes: peasant working as tenant on the lands owned by landlord. अब देखो मार्क्सिस्ट अप्रोच जो है इंडिया में पीजेंट्स को कैसे क्लासिफाई करती है। पहला, जो पीजेंट जो है वर्क कर रहे थे, टीनेंट। टीनेंट का मतलब क्या है कि मान लो ये मेरी एक जमीन है और यहाँ पे मैंने कुछ लेबर्स को बोला है कि आप क्या करो, उस खेत को बो और उसके बाद मतलब मान लो कोई भी फसल बो और उसके बाद जो है जो भी इनकम आएगी उसमें से आप कुछ परसेंट मुझको दे दो और कुछ परसेंट आप अपने पास रखो। तो वो क्या हो गए, टीनेंट हो गए, क्योंकि खुद की जमीन नहीं है। ठीक है, अब द लैंड ओन बाय लैंडलॉर्ड, जमींदार जो हो गए। ठीक है, मनी लेंडर वो हो गए जो कि पैसे लोन देते हैं। ठीक है, किसको लोन देते हैं? पीजेंट्स को लोन देते हैं कि भाई आप जो है अपनी फसल वगैरह उगाओ और जो है बीज वगैरह जो होते हैं या जो फैसिलिटीज है, फर्टिलाइजर वगैरह है, इरिगेशन फैसिलिटीज है, इन सबको खरीदो, परचेज करो। ठीक है, प्लस मार्क्सिस्ट अप्रोच ये भी जो है हाईलाइट करती है क्या किन कैसे कैसे जो है टीनेंट्स को एक्सप्लॉइट किया गया है। अब कैसे एक्सप्लॉइट किया गया है मैं एकदम नॉर्मल बता देती हूँ कि देखो जमींदार क्या करते थे, ज्यादा टैक्स वसूलते थे। ठीक है, जमींदार ऐसे एक्सप्लॉइट करते थे। अभी जो मनी लैंडर्स थे, मनी लैंडर्स क्या करते थे, डेप्ट, यानी कि जब जब पीजेंट क्या है इनके पास जा रहे हैं लोन लेने। ठीक है, पीजेंट इनके पास जब लोन लेने जाते थे तो ये क्या करते थे, क्योंकि उस टाइम पे क्लास क्या थी, इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो ये फॉल्स एक तरीके से डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है बनवा के लूप में फंसा लेते थे जो पीजेंट है, अनएजुकेटेड पीजेंट है उनको। ठीक है, प्लस ज्यादा से ज्यादा लोन पे क्या करते थे, ये इंटरेस्ट वसूलते थे। ठीक है, जिससे जो है पीजेंट जो है वो रीपेमेंट नहीं कर पाता था लोन की। ठीक है, एक तरीके से वो लूप में फंस जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कुछ स्कॉलर्स के नाम है, उनके वर्क्स के नाम है। ठीक है, आप पढ़ लेना, ऐसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब ड्यूरिंग द 1980s डिफरेंट रीजन इंडिया विटनेस अ स्पेट ऑफ फार्मर्स मूवमेंट। अब 1980s के टाइम में हमें बहुत सारे फार्मर्स मूवमेंट देखने के लिए मिले हैं। देयर मूवमेंट इमर्ज इन दोज रीजन व्हिच हैव विटनेस ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि मूवमेंट हमें कहाँ पे देखने के लिए मिले, जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। तो मैंने पहले ही बताया था ना कि ग्रीन रेवोल्यूशन आने से भी क्या हुआ था कि कुछ स्टेट थे जहां पर डिवीजन हमें देखने के लिए मिलता है। डिवीजन क्यों देखने के लिए मिलता है? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया तो फसल बहुत ज्यादा अच्छी हुई। ठीक है, तो लो जो बड़े बड़े फार्मर्स थे ना, जो बड़े बड़े पीजेंट्स थे, वो और अमीर होते चले गए। ठीक है, और जो लैंडलेस पीजेंट थे या जो एक तरीके से गरीब लोग थे, जो गरीब पीजेंट थे वो और ज्यादा गरीब होते चले गए।
मूवमेंट्स कहाँ पे इमर्ज हुए? पंजाब, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक एंड केरला। अब क्यों आए? इनकी डिमांड क्या थी कि भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी दी जाए जिससे ये अच्छे से खेती कर पाए, ठीक है, यानी टेक्नोलॉजी अगर आ गई है तो टेक्नोलॉजी को यूज कैसे करेंगे भाई? जब बिजली होगी तभी तो। लेबर दिया जाए इन्हें, ठीक है। नेक्स्ट, वर्किंग क्लास मूवमेंट। अब जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं उनका मूवमेंट हम देखेंगे, ठीक है। अब इनके मूवमेंट क्या थे? इन्होंने क्यों मूवमेंट स्टार्ट किया? इनकी क्या डिमांड्स थी? इनकी डिमांड्स थी कि इनकी जो बेसिक नीड्स है उसकी फुलफिलमेंट हो सके, जैसे कि फूड, हाउसिंग, मतलब इनकी जो सैलरी है, इनकी सैलरी अप्रोक्स इतनी हो कि ये अपनी जो बेसिक नेसेसिटी है उसको फुलफिल कर सके, ठीक है। लास्ट है हमारा द इंडियन स्टेट। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है एनालाइज करती है स्टेट को। स्टेट मतलब जैसे कि अभी इंडिया में जो करंट गवर्नमेंट होगी ना, उसका जो पीजेंट क्लास है या जो लेबर क्लास है उससे क्या रिलेशन है, ठीक है। ये बेसिकली हम इसमें देखने वाले हैं। तो फर्स्ट है स्टेट एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट क्लास, यानी स्टेट क्या है? इट व्यू स्टेट एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्लास इंटरेस्ट एंड सीक टू फाइंड हाउ डिफरेंट क्लासेस आर रिलेटेड टू स्टेट। यानी कि फर्स्ट मार्क्सिस्ट अप्रोच ये एनालाइज करती है कि कैसे जो स्टेट है, ठीक है, मतलब जो डिफरेंट क्लासेस हैं, लेबर क्लास हो गई, ठीक है, पीजेंट क्लास हो गई, तो ये स्टेट से कैसे कनेक्टेड है, स्टेट इनके लिए क्या कर रही है, ठीक है। सेकेंड इज, सेकेंड है यहाँ पे, इट अटेम्प्ट टू सी हाउ स्टेट फॉर्मुलेट्स इस पॉलिसी, यानी किस टाइप की स्कीम्स जो है सरकार ला रही है। इट सीक्स टू ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, स्टेट अब डेवलपमेंट के लिए क्लासेस की क्या कर रही है, ठीक है। फोर्थ, टू सी द आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस और ओरिएंटेशन ऑफ द स्टेट। आइडियोलॉजी क्या है स्टेट की? आइडियोलॉजी कैसे? जैसे कि इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है प्लस सेक्युलरिज्म है, ठीक है। अब इंडिया में भी क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है एक तरीके से, है ना। बट स्टिल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद भी जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट है वो जो गरीब लोग हैं उनके लिए स्कीम्स वगैरह प्रोवाइड करती है, जैसे कि जो फार्मर्स हैं उनके लिए सब्सिडीज देती है ना। तो गवर्नमेंट एक तरीके से काम तो कर ही रही है जो पुअर पीजेंट्स है उनके लिए। एंड इट अटेम्प्ट टू लिंक द पॉलिसीज ऑफ स्टेट विद इंटरनेशनल, यानी कि मार्क्सिस्ट जो अप्रोच है फाइनली लास्ट में वो ये स्टडी करती है कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जैसे कि IMF और वर्ल्ड बैंक, क्या जो पर्टिकुलर स्टेट है इनकी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। IMF और वर्ल्ड बैंक की आइडियोलॉजी क्या है कि भाई आप जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अपनाओ। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? जहां पर कोई भी पर्सन जो है ना, या कोई भी जो लोग है ऑनरशिप ऑफ लैंड पे फोकस करती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि इक्वालिटी, बेसिकली वहां पे इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। वहां पे ये होता है कि भाई जो लोग है ना वो ज्यादा से ज्यादा जो है प्रॉफिट कमा सके, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो है जमीन जो है एक तरीके से, मतलब बेसिकली ये होता है कि जो जमीन है ना वो ज्यादा से ज्यादा ऑन कर सके, ठीक है, जिससे उनका बेनिफिट हो। लास्ट में बताया कि कैसे कम्युनिस्ट पार्टी है इंडिया में, CPI हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गई। सो ये लास्ट टॉपिक था, बाकी इसमें ऐसा जितना नीचे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।